अरे अमित, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? भला ये भी कोई बात हुई? वहाँ मम्मी इंतजार कर रही होगी। पापा का ऑपरेशन होना है, मुझे वहाँ होना चाहिए। और तुम हो कि अभी तक तैयार ही नहीं हुए हो? गायत्री बैग में जरूरी सामान रखते हुए अमित से बोली। उसकी बात सुनकर चाय पीते हुए अमित ने अपना कप एक तरफ रखा और कहा, अरे यार चले जाएंगे ना, इतनी भी जल्दी क्या है? वहाँ तुम्हारे भाई भाभी सब तो हैं। फिर भी इतनी क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो है, और जो जिसका दर्द है ओ उसे खुद ही झेलना है। वहाँ हम भला क्या कर लेंगे? उसकी बात सुनकर गायत्री के हाथ वहीं रुक गए। कैसी बात कर रहे हो तुम? भाई भाभी सब अपनी जगह है और मैं अपनी जगह हूँ। आखिर मैं भी बेटी हूँ, मुझे भी उनकी चिंता होती है। सभी बच्चों के वहाँ होने से मेरी मम्मी को भी हिम्मत मिलेगी। और छोटा सा ऑपरेशन है तो क्या हुआ? है तो ऑपरेशन ही ना। हम सभी को वहाँ देखकर पापा को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अच्छा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। वैसे भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक दो दिन में छुट्टी भी मिल जाएगी, मैं घर पर ही आकर मिल लूँगा। वैसे ही मुझे बहुत काम है। तुम्हारे काम ज़्यादा ज़रूरी है या मेरे पापा ज़्यादा ज़रूरी हैं? अगर काम के पीछे इतना ही भागना था तो शादी ही क्यों की थी तुमने? किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, ये तुम कह रही हो? तुम्हारे मुंह से तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अचानक अमित ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी लाते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही गायत्री झेप कर चुप हो गई। ये देखकर अमित बोला, अपने मायके पर बात आई तो दुख हुआ, और ससुराल का दुख कुछ भी नहीं। अपने पापा के छोटे से ऑपरेशन में तुम इतना घबरा रही हो तो सोचो मेरे परिवार पर उस समय क्या बीती थी। तब तो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन देना तक जरूरी नहीं समझा था। तुम्हारी बेवकूफी के कारण आज मेरे सभी रिश्ते तनाव से भर गए, जिसे मैं चाह कर भी हटा नहीं पा रहा। कहते कहते अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ यहाँ से, पर मुझसे उम्मीद मत करना। इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा और लैपटॉप लेकर अपने काम पर लग गया। ये देखकर गायत्री चुपचाप अपना बैग लेकर कमरे के बाहर निकल आई। उसे पता था कि अब अमित को कुछ भी बोलना बेकार है। अगर ज्यादा कुछ बोला तो वो लड़ पड़ेगा। आखिर गलती तो गायत्री की ही थी, इसलिए खुद ही कैब बुक की और अस्पताल रवाना हो गई। इधर अमित कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपने परिवार की तस्वीर देख रहा था। कितनी प्यारी तस्वीर थी। माँ बाबा एक साथ मुस्कुरा रहे थे। भाई भाभी के बीच में हंसी ठिठोली करता हुआ अमित भी खड़ा हुआ था, जबकि 5 साल का भतीजा उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। एक हंसते खेलते परिवार की तस्वीर ऐसी ही होती है। तस्वीर देखते देखते अभी कुछ महीने पहले की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। गायत्री और अमित की अरेंज मैरिज थी, पर गायत्री शुरू से ही अपने ससुराल से घुल मिल नहीं पाई थी। कारण बहुत ही छोटा सा था। अमित का परिवार गांव में रहने वाला एक सीधा साधा सा परिवार था, छल कपट से दूर। भाई मानो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर समझदार बहुत थे। पिता एक छोटे से किसान थे और एक बच्चे की ही शिक्षा पूरी करवा सकते थे, तो बड़े भाई ने फैसला लिया कि वो अमित को आगे पढ़ाएंगे। मानव ने पिता के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। भाभी ने भी कभी टोका तक नहीं। जब अमित पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया, तब उसका विवाह गायत्री के साथ कर दिया। गायत्री शहर में पली बढ़ी लड़की। शादी के बाद 3-4 दिन तक उसे ससुराल में रहने का मौका मिला, लेकिन शहर में पली बढ़ी गायत्री को वहाँ का माहौल बिल्कुल नहीं पसंद आया। खैर, अमित की नौकरी तो शहर में ही थी। उसे तो पता था कि उसे शहर में ही जाकर रहना है, इसलिए जैसे तैसे वो 2-3 दिन भी झेल गई, लेकिन उसके बाद पलट कर गाँव कभी नहीं गई। एक दिन बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अचानक इतना पैसा कहाँ से आए, वो भी एक छोटे से किसान के पास। इसलिए उन्होंने अमित को फोन लगाया, पर उस दिन अमित जरूरी मीटिंग में था, इसलिए उसने फोन रिसीव नहीं किया। इस कारण मानव ने गायत्री को फोन लगाया। गायत्री बहू, वो बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अस्पताल में उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए अमित को फोन लगाया, पर अमित फोन उठा नहीं रहा है। क्या तुम उस तक मेरा संदेश पहुंचा दोगी? उसका ऑफिस घर से 15 मिनट की दूरी पर ही है। ये बहुत जरूरी है। जी भैया जी, मैं देखती हूँ। मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचाती हूँ, गायत्री ने मुंह बनाते हुए कहा।
और फोन रख दिया। बस पैसों के लिए फोन कर दिया। छोटा भाई ना हुआ, पैसे कमाने की मशीन हो गया। सरकारी अस्पताल में इलाज करा लेते, लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई कमा रहा है ना। बड़बड़ाती हुई गायत्री अपने ही कामों में लग गई। उसने अमित के ऑफिस में जाने की जहमत भी नहीं उठाई। 15 मिनट बाद मानव का दोबारा फोन आया तो इस बार गायत्री ने फोन ही नहीं उठाया। गायत्री जानती थी कि अमित कम से कम 2-3 घंटे तक फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि आज सुबह ही मीटिंग के कारण उसने फोन के लिए मना किया था। जब बार बार मानव का फोन आने लगा तो थक हार कर उसने फोन उठाया, लेकिन इस बार मानव की जगह माँ जी बोल रही थी। अरे बहू, जरा अमित से बात करा दे ना बिटिया, बहुत जरूरी है। बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है, उससे बात कर लेंगे तो थोड़ी उनको हिम्मत मिलेगी। अब माँ जी मैं भी क्या करूँ, ये जरूरी मीटिंग में है, नहीं तो मैं आपकी बात करवा ही देती। अब आप तो गांव बैठे हो, पर यहाँ शहर में भी तो 10 समस्याएं हैं, इनको भी तो अपने ऊपर वाले को जवाब देना पड़ता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। गायत्री तुनकते हुए बोली। बहू तनी सुनो तो। पर गायत्री ने फोन काट दिया और साथ ही उसे प्राइवेशन पर भी कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अब कम से कम मैं 2 घंटे तक चैन की नींद सोना चाहती हूँ। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के लिए नहीं उठूंगी, कहकर वो अपनी नींद पूरी करने लगी। लेकिन अभी 1 घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जिससे गायत्री की नींद खुल गई। इस समय दोपहर में कौन आया होगा घर पर, चैन से रहने भी नहीं देते। बड़बड़ाती हुई गायत्री ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अमित गुस्से में खड़ा हुआ था। गायत्री कुछ कहती इससे पहले ही अमित ने अंदर आते हुए गायत्री के गाल पर थप्पड़ दे मारा। बाबा को मार दिए तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक तो गाल पर पड़ा थप्पड़, ऊपर से बाबा की मौत की खबर सुनकर गायत्री हक्की बक्की रह गई। वो कुछ भी कह नहीं पाई, लेकिन तब तक उसके माता पिता भी वहां पहुंच गए और उन्होंने अमित को रोकते हुए कहा, यह सब बात की बात है दामाद जी, फिलहाल तो आप निकलने की तैयारी कीजिए। हम कार ले आए हैं, उसी से रवाना होते हैं, जल्दी कीजिए। आखिर अपने सास ससुर के समझाने पर अमित ने फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखे और बाहर आ गया। वहीं गायत्री अभी भी वैसे ही खड़ी थी। ये देखकर उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हें अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? एक तो तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण वैसे ही। अब छोड़ो, फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखो और चलो। अपने गालों को सहलाती हुई आंखों में आंसू लिए गायत्री ने फटाफट अपने बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे और वहां से बाहर आ गई। उसे देखकर अमित की आंखों में अंगारे बरस रहे थे, इसलिए उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो लोग कार में बैठ गए। गायत्री के भाई ने कार गांव की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद वो लोग गांव पहुंचे तो वहां मातम पसरा हुआ था। घर से जोर जोर से रोने धोने की आवाज आ रही थी। लोग बाहर खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। अमित कार से उतरते ही बदहवास सा पिता की अर्थी की तरफ भागा, जो बाहर बरामदे में ही सजा कर रखी थी। वो अपने पिता के चरणों पर सिर रख कर रो पड़ा। अब क्या लेने के लिए आया है अमित? तू तो बड़ा आदमी हो गया है, शहर में तुझे बहुत काम है, तेरा बॉस तुझे 2 बातें सुनाएगा, जा तू जा, मैं देख लूंगा अपने बाबा को, अचानक मानव ने कहा। उसकी बात सुनकर अमित हक्का बक्का उसे देखता रह गया। कब से फोन लगा रहा था तुझे, तू अब आया है? मेरे पास पैसे नहीं थे तभी तो तुझे फोन कर रहा था। भगवान ने भी ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था कि अपने पिता के इलाज के लिए भी पैसा ना जोड़ पाया मैं। भाई मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था, मुझे सचमुच कुछ भी पता नहीं था। बाबा के लिए तो ये जान भी हाजिर थी, पैसा तो बहुत दूर की बात है। अमित अपने भाई के गले लगकर बोला, अब तेरी जान का क्या करूंगा मैं? तू जा, तू मेरे मन से उतर गया, आज कहकर मानव ने अमित को परे हटा दिया। लेकिन अंतिम संस्कार तो होना ही था। सो बाबा का अंतिम संस्कार तो हो गया। 15 दिन अमित वहीं रहा, लेकिन मानव ने उससे ठीक से बात तक नहीं की। इन 15 दिनों में गायत्री ने भी माफी मांगी, पर जो हो चुका था वो तो हो चुका था। अमित ने वही फैसला ले लिया था कि अब वो गायत्री के साथ नहीं रहेगा, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तेरे बाबा तो इस दुनिया से चले गए, अब तो यह रिश्ता क्यों तोड़ रहा है? अपनी गलती की माफी मांग तो रही है वो। खबरदार, जो तूने उससे रिश्ता तोड़ने की बात की तो माफ करने वाला बड़ा होता है। माँ के आगे अमित की बिल्कुल न चली। वो शहर वापस आ तो गया, लेकिन ये टीस हमेशा उसके मन में ही रही।
घर में सब उससे बात करते हैं पर मानव अमित से कभी भी फोन पर बात नहीं करता। हालांकि इस बात को अभी महीनों बीत चुके हैं। माँ के बीच में पड़ने के कारण उसका और गायत्री का रिश्ता भी नॉर्मल हो चुका है। इधर गायत्री हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। पापा का ऑपरेशन हो चुका था पर मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि अमित क्यों नहीं आया। आखिर वो भी अच्छे से जानती थी उनकी बेटी ने हरकत ही ऐसी की है तो ओ अमित से क्या शिकायत करे। खैर 1 घंटे बाद जब गायत्री वापस आने के लिए निकल रही थी तो अमित उसके पापा से मिलने आ गया। अमित को देखकर उसके पापा बहुत खुश हुए। उनका हाल चाल पूछने के बाद अमित वहां से रवाना होने लगा। तब गायत्री ने धीरे से कहा, थैंक यू, तुम मेरे पापा से मिलने आए। उनकी बात सुनकर अमित ने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, ये मेरी माँ के संस्कार है। उसने ही कहा था कि माफ करने वाला बड़ा होता है और फिर तुम्हारे पापा की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। कहकर अमित नीचे आ गया। पीछे पीछे गायत्री भी आ गई और दोनों अपने घर रवाना हो गए। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।